नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग विद्या चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और सीआईबी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएफए का मॉड्यूल डी इसका चैप्टर 28 दैट इज़ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इस चैप्टर को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और दोबारा इस चैप्टर को दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल से जानते हैं। फ्रेंड्स, जो एसेट लायबिलिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। उस इंस्टीट्यूशन का लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना। ठीक है, इन्हेंस करना प्रॉफिटेबिलिटी को और लिक्विडिटी को मैनेज करना, यही दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बैंक के एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप का। ठीक है, तो वाई डू वी नीड लिक्विडिटी। अब आता है यहाँ पर, चूँकि हम लोग इस चैप्टर को लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वाई लिक्विडिटी, क्यों लिक्विडिटी ज़रूरत है? टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल्स दैट इज लाइबिलिटी। अब डे टू डे नीड्स होता है बैंक का, कस्टमर्स पैसा रखते हैं, उसको विड्रॉ करने के लिए आते हैं, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इस नीड को पूरा करने के लिए जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है। दूसरा होता है आपका टू फंड न्यू लोन डिमांड्स एंड कमिटमेंट्स। बैंक लोन भी देती है, तो टर्म लोन हो गया, उसको डिसबर्स करना है। मान लीजिए किसी को होम लोन दिए हैं, एक किस्त लेके गया था 1 महीना पहले, अभी वो किस्त लेने के लिए आया, तो कैश उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो वो जो कैश पेमेंट करना है या उसको तो डिसबर्स करना है लोन, तो उसके लिए लिक्विडिटी का ज़रूरत है। तो या कोई सीसी है, वो सीसी अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, वो कभी भी पैसा जमा करता है, ज़रूरत पड़ने पे वो विड्रॉ करता है, तो उस चीज़ के लिए लिक्विडिटी को मेंटेन करना बैंक के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी बैंक का और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का और भी कुछ रोल होता है, जैसे कि इससे बैंक अपना इमेज को भी बना कर रखता है। मान लीजिए कि बैंक का लिक्विडिटी क्रंच हो गया, किसी भी बैंक का बहुत समय कभी कभी ऐसा आता है, न्यूज़ में सुनने में मिलता है आप लोगों को कि बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है और बैंक जो है अभी विड्रॉल पे उस पर सीलिंग लगा दिया है कि आज एक दिन में आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते या 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं खाते से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो लिक्विडिटी मिसमैनेजमेंट हो जाता है बैंक का। कभी कभी किसी किसी बैंक का हुआ है, फिर लास्ट फ्यूचर्स में पास्ट में ऐसा हो चुका है, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का हुआ है। तो बैंक अपनी छवि को बनाए रखने के लिए भी टू डेमोन्स्ट्रेट द मार्केट दैट द बैंक इज सेफ एंड कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इसलिए भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट ज़रूरत है। टू मीट इट्स प्रायर लोन कमिटमेंट, टू अवॉइड अनप्रॉफिटेबल सेल्स ऑफ एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटी। ठीक है, टू लोअर द डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम द बैंक मस्ट पे। इन सब के कारण लिक्विड मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी रिस्क ये अराइज क्यों होता है? तो ये अराइज इसलिए होता है कि कभी कभी बैंक डिक्लाइन इन अर्निंग्स, बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी घटता है, इससे भी लिक्विडिटी क्राइसिस आता है। इंक्रीज इन एनपीए, अगर कोई स्टैंडर्ड लोन है तो उससे जो इनकम आ रहा है वो बैंक को रेगुलर इनकम आ रहा है, उसका लिक्विडिटी मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर वो लोन एनपी में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? बैंक का इनकम जनरेशन बंद हो जाता है। ठीक है, और प्लस उसमें बैंक को प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है? बैंक का लिक्विडिटी क्रंच होता है, बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करना पड़ता है। डिपॉजिट कंसंट्रेशन, एक्सपेंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्विजिशन, ये सब फैक्टर है जो बैंक के लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आपका जो लिक्विडिटी रिस्क है इसका 3 टाइप है। एक है फंडिंग रिस्क, दूसरा है टाइम रिस्क और तीसरा है आपका कॉल रिस्क। फंडिंग रिस्क क्या है? तो नीड टू रिप्लेस आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स। मान लीजिए कुछ ऐसा विड्रॉल हो गया जो बैंक ने एंटिसिपेट नहीं किया था। मान लो कोई 1 करोड़ का किसी अकाउंट में 1 करोड़ का फंड रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से फंड रखा हुआ है, बट वो विड्रॉ नहीं कर रहा है। सडनली वो कल को आएगा आपके पास और बोलेगा कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो आप कहाँ से दीजिएगा? अगर बैंक उस चीज़ को, लिक्विडिटी को मैनेज ना करे तो आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, इशू क्रिएट हो जाएगा। तो यही है कि एंटिसिपेटेड विड्रॉल्स को मीट करने के लिए, कोई फ्रॉड हो गया सडनली, सिस्टमेटिक रिस्क हो गया, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब को मेंटेन करने के लिए ये सब आपका फंडिंग रिस्क के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका टाइम रिस्क, नीड टू कंपेंसेट। टाइम रिस्क क्या है कि नीड टू कंपेंसेट फॉर डिलेड इनफ्लोज। मान लीजिए बैंक को कहीं से कोई पैसा आना था, कोई लोन था जो कि आज खत्म हो रहा था, उसका टाइम लाइन, उसको पेमेंट करना था, तो बैंक का उससे लिक्विडिटी आता, बट किसी कारण से वो आया नहीं और वो लोन क्या हो गया? एनपीए टर्न अप हो गया। तो जो लिक्विडिटी बैंक को मिलना था वो मिला नहीं,
आज मिलना था, आज नहीं मिला, हो सकता है आज एनपीए हो गया, वो 1 महीना या 2 महीना या 4 महीना बाद मिला, आज तो नहीं मिला ना, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, तो टाइम रिस्क में आता है। उसी तरह कॉल रिस्क है आपका, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑल कंटिजेंट लायबिलिटी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स टू फंड बेस्ड लिमिट्स, स्वैप्स, ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग। जो रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, इसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, तो मैनेजिंग इसको हम लोग दो तरीके से इसको दो अप्रोच से हम लोग इसको मेज़र करते हैं। एक पहला है कि स्टॉक अप्रोच और एक है फ्लो अप्रोच। स्टॉक अप्रोच में क्या करते हैं, इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग लिक्विडिटी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जो बैंक का एसेट और लायबिलिटी है उसका जो लेवल है, उस लेवल के बेसिस पे हम लोग, उस स्टॉक के बेसिस पे हम लोग इस रिस्क को मेज़र करते हैं। इसमें बहुत सारे आपके रेशियोज़ होते हैं जिसको बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, और कौन सा रेशियो ज़्यादा होना बैंक के लिए अच्छा होता है, कौन सा रेशियो कम होना बैंक के लिए अच्छा होता है, ये सब डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है फ्लो अप्रोच। इस फ्लो अप्रोच को हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका गैप मेथड। ठीक है, गैप मेथड के नाम से भी जानते हैं। कैलकुलेट्स नेट फंड रिक्वायरमेंट्स इज बेस्ड ऑन रेसिडुअल मैच्योरिटीज। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे स्टॉक अप्रोच, तो स्टॉक अप्रोच में कुछ रेशियोज होते हैं, 7 रेशियोज हैं टोटल, जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, इंडियन बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रेशियो हायर होने से अच्छा है, जो स्टेबल सोर्स ऑफ फंड है, और कौन सा रेशियो निगेटिव होना या कम होना ज़्यादा अच्छा है बैंक के लिए। तो देखिए, ये जो 7 है रेशियोज है, उसमें से पहला है कि कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट। जो बैंक का कोर डिपॉजिट है टू टोटल एसेट्स, जो बैंक लोन देता है, अगर ये रेशियो ज़्यादा है, मतलब डिपॉजिट ज़्यादा है एडवांस के कंपेरिजन में, बैंक के पास 100 रुपया ही है, 100 रुपया डिपॉजिट है, और वो बैंक 90 रुपया का लोन दे दिया, तो इससे क्या होता है कि ये रेशियो, अगर ये रेशियो कम हो गया तो आपका बैंक का लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए 100 रुपया का डिपॉजिट था बैंक, और उसमें 50 रुपया या 60 रुपया ही 70 रुपया ही लोन दिया, तो बैंक के पास लिक्विडिटी 30 रुपीज़ तो है ना। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा स्टेबल है ये। उसी तरह टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट रेशियो, ये जितना हायर होगा वो बैंक के लिए उतना अच्छा है। उसी तरह लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट, ये तीनों रेशियो बैंक के लिए जितने हायर होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, वो उतना अच्छा है। उसी तरह नेट लोन्स टू टोटल डिपॉजिट, ये रेशियो जितना कम होगा बैंक के लिए उतना अच्छा है। लोअर इज़ बेटर। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ टू लिक्विड एसेट्स, अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जितना कम होगा लिक्विड एसेट के कंपेरिजन में, वो ज़्यादा अच्छा बैंक के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ टू टोटल एसेट, मार्केट लाइबिलिटीज़ टू टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक अप्रोच का जो था डिटेल्स, ये हम लोग को जाना। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या था, हम लोग 2 अप्रोच पढ़े थे मेजरमेंट का, एक था स्टॉक अप्रोच और दूसरा था फ्लो अप्रोच। तो फ्लो अप्रोच का 3 डायमेंशंस है। तो पहला डायमेंशन क्या कह रहा है कि मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, सेकेंड है आपका मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, एंड थर्ड है कंटिजेंसी प्लानिंग। तो मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेटिंग द गैप्स। जो गैप आपका एसेट लायबिलिटी में जो गैप है उसको हम लोग उसमें मेजर करते हैं। इट इज़ कॉल्ड गैप मेथड ऑफ मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी। इट रिक्वायर्स द preparation of structured liquidity gap report. In this method, net funding requirement is calculated on the basis of residual maturities of asset and liability. ठीक है, जो एसेट और लाइबिलिटी का जो मैच्योरिटी है उस गैप को इसके तहत कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मेजर किया जाता है, उस रिस्क को इसके तहत मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग मार्केट एक्सेस। तो डाइवर्सिफाइंग फंडिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप, एसेट सेल मार्केट्स। कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं हम लोग, प्रोसीड्योर फॉर इमरजेंसी कैश शॉर्ट फ्लोज, अचानक से कोई पैसा लेने आ गया तो उसमें आपका, या कोई फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब जो आरबीआई गाइडलाइन कहता है कि फॉर मैच्योरिटी बकेट दिया हुआ है, आरबीआई ने कुछ मैच्योरिटी बकेट जो है बैंक के लिए गाइडलाइन दिया है। इंडियन बैंक जो फॉलो करता है उसके लिए आरबीआई गाइडलाइन निकाला हुआ है कि कितना इसमें टॉलरेंस लेवल तक बियर कर सकता है बैंक। ठीक है, जैसे अगर कोई मैच्योरिटी है टुमारो, कल का है, तो उसमें नेगेटिव जो आपका टॉलरेंस लेवल है वो कितना होगा, द नेगेटिव गैप शुड नॉट बी मोर देन 5%।
ठीक है। उसी तरह ऑफ टोटल आउटफ्लो इन द फर्स्ट बकेट, जो फर्स्ट बकेट है टोटल आउटफ्लो का जो है 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो मैच्योरिटी है। उसी तरह 2 days to 7 days, 2 days to 7 days के अंदर में जो मैच्योरिटी होता है उसमें कैश आउट टोटल आउटफ्लो का जो होता है वो मैक्सिमम 10% तक ही टॉलरेबल है, ठीक है। उसी तरह 8 to 14 days के बीच में जो मैच्योरिटी रहता है उसमें मैक्सिमम 15% अलाउड है, 15 to 28 days में मैक्सिमम 20% अलाउड है। इसी तरह फॉलोड बाई 29 days to 38 days होता है, 3 month, 29 days to 3 month, 3 to 6 month, 6 to 1 year, 1 to 3 year, 3 year to 5 year and 5 year to 5 and above, ठीक है। तो मोस्टली जो टॉलरेंस लेवल है इसी 4 जो बकेट्स है इस पर डिपेंड करता है, इसी के लिए अलाउड है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा उसमें एएलएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो टू इंश्योर द एनहेंसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेन एनफ लिक्विडिटी। 2 ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करना और लिक्विडिटी को मैनेज करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि अ बैंक इज अनेबल टू रिसीव एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। जो कैश इनफ्लो आना था वो अनेबल टू रिसीव एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो जो आना था वो नहीं आ रहा है ऑन टाइम, बिकॉज सेवरल स्टैंडर्ड एसेट्स हैव टर्न इनटू एनपीए। बहुत सारा जो स्टैंडर्ड एसेट था जो कि एक्सपेक्टेड था कि उसमें पैसा आना था बट वो नहीं आ रहा है, एनपीए से हो गया। तो विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क डज दिस रिप्रेजेंट। ये जो सिनेरियो ये कौन सा लिक्विडिटी रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कहता है टाइम रिस्क को, ऊपर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लास्ट स्लाइड में मिलेगा, आप वीडियो को पॉज करके लास्ट स्लाइड से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर द स्टॉक अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फॉर मेजरिंग लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी मेजर करने के 2 अप्रोच था, एक स्टॉक अप्रोच और एक था फ्लो अप्रोच, है ना। तो स्टॉक अप्रोच फॉर मेजरिंग लिक्विडिटी, हाउ शुड अ बैंक इवेल्युएट द रेशियो ऑफ कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट। जो रेशियो था कोर डिपॉजिट, ये हम लोग ऊपर चार्ट में पढ़े थे कि जो कोर डिपॉजिट है ये देखिए कोर डिपॉजिट टोटल एसेट, ये क्या था, जितना हायर होगा हायर इज बेटर, ये रेशियो जितना हायर होगा वो उतना अच्छा है, ठीक है, यही चीज़ ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हायर द रेशियो एंड द बेटर बिकॉज core deposits are stable source of liquidity। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर डायमेंशंस ऑफ द फ्लो अप्रोच टू मेजरिंग लिक्विडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर्स ऑफ डायमेंशन फ्लो अप्रोच में हम लोग 3 डायमेंशन पढ़े थे, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखिए ऊपर स्लाइड में ये पढ़े था, वीडियो को बैक जाके पढ़ सकते हैं, देख लीजिए एक बार। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट भी था उसमें डायमेंशन में, मैनेजिंग मार्केट एक्सेस था, कंटीजेंसी प्लानिंग था, कौन सा नहीं था, तो मिनिमम लिक्विडिटी प्रोविजन टू सस्टेन ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी व्हाट इज द मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल। यहाँ टॉलरेंस लेवल के बारे में पूछ रहा है फॉर नेगेटिव गैप इन द 15 to 28 डेज टाइम बकेट। तो 15 to 28 डेज का जो टाइम बकेट है उसमें कितना टॉलरेंस लेवल जो है हम लोग बैंक जो है उसको बियर कर सकता है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे ना, फिफ्टीन टू 28 डेज के लिए कितना था आपका 20%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका, आप एक बार देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बैंकिंग विद्या चैनल को फॉलो करें इस तरह के और भी वीडियोस के लिए, ताकि आप CIB के प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।